नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं आरएस मेंस के लिए जो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट जिसको हम कह सकते हैं, हिंदी की हम जो है वो शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप जो है वो हमारे इस चैनल से जुड़िए और कंप्लीट जो हिंदी का जो सिलेबस है उसको हम एक एक करके यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे मेन अगर हम देखें तो 120 नंबर की जो है वो हिंदी आती है। और अपना जो हिंदी में पहला जो टॉपिक होता है वो संधि होता है। पहला टॉपिक है वो सिलेबस में संधि है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है उससे पहले हमें थोड़ा बेसिक देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जब हम संधि पढ़ेंगे तो घोष संधि, अघोष व्यंजन संधि, स का तालव्यकरण, स का मूर्धन्यकरण, इस तरह की चीजें आएंगी। तो अगर अपन बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो फिर उन चीजों में हमें काफी परेशानी हो सकती है। तो इसलिए हम ये करेंगे कि छोटी सी क्लास यहाँ पे हम आज ले रहे हैं वर्ण विचार से संबंधित, जिसमें हम उन्हीं चीजों को फोकस करेंगे जो आरएस की दृष्टि से अपने लिए बेस्ट है, जो आरएस के हिसाब से, आरएस के बिहार से हम देखें तो वो अपने लिए उपयोगी है। हम उनकी बात करेंगे यहाँ पे। तो हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। उससे पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप जो है आरएस मेंस के अकॉर्डिंग देखने के लिए हमारे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। तो शुरुआत करते हैं साथियों। सबसे पहले देखिए, हिंदी जो है वो हिंदी के अंदर टोटल 44 वर्ण हम जो है वो माने जाते हैं। टोटल 44 वर्ण है, उसमें 11 जो वर्ण है वो है स्वर है और 33 जो है व्यंजन है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो 3 जो है वो संयुक्ताक्षर भी हिंदी में होते हैं। तो टोटल 44 जो है वो वर्ण इसमें होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर की। एक बेसिक जानकारी सभी को है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीज यहाँ पे देखना जरूरी है कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर वे ध्वनियां जिनको उच्चारण करने के लिए, जिनको बोलने के लिए किसी दूसरी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। किसी दूसरे यानी स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ए, तो ए को बोलने के लिए किसी दूसरी चीज की हमें आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये ध्वनियां जिनको बोलने के लिए किसी दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं, किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और उनकी टोटल जो संख्या है वो अपन ने ऊपर बात करी अभी, टोटल 11 संख्या इनकी होती है। ठीक है, अब ये जो स्वर होते हैं ये स्वर 2 प्रकार के होते हैं। इनको 2 प्रकार के स्वर माने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। एक होते हैं ऋष्व यानी छोटे, जिनको हम बोल सकते हैं, और एक होते हैं दीर्घ। एक होते हैं ऋष्व स्वर और एक होते हैं दीर्घ स्वर, क्योंकि इनके आधार पे आगे जब संधि होगी तो संधि के अंदर आपको मिलेगा कि दीर्घ स्वर संधि किससे बनेगी कि 2 ऋष्व मिलेंगे या 2 दीर्घ मिलेंगे और उनके आधार पर जो है वो संधि हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ऋष्व कौन से होते हैं। ऋष्व स्वर वो होते हैं, हर्ष्व स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है, यानी जिनकी छोटी की जो मात्रा होती है ना, अपन बेसिक लें तो छोटी जो मात्रा होती है उसके अंतर्गत, जैसे ए, ई, छोटा ऊ और ए और उ, ये सारे के सारे क्या है? ऋष्व स्वर है। ये छोटे वाले स्वर है, इन छोटे स्वर है और जिनमें अपेक्षाकृत बोलने में ज्यादा समय लगता है, जो बड़ी मात्रा वाले हैं। बड़ी मात्रा वाले जो स्वर हैं वो बड़ी मात्रा के जो सारे के सारे स्वर हैं वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए कि ए, ई और उ ये जो है वो क्या है? ऋष्व स्वर है। इसी तरह से आ, उ और ई ये जो है वो क्या हो गए? दीर्घ हो गए। ये तो हो गए छोटे हो गए और ये हो गए बड़े स्वर। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ये अपने जो संधि का जो पोर्शन है, आरएस मेंस का जो संधि का पोर्शन है, उस संधि के अंदर ये मेनली बहुत ही आवश्यक होंगे कि कौन सा स्वर जो है वो ऋष्व है और कौन सा दीर्घ है। तो एक चीज आप इसको विशेष तौर से देख लें। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगर हम यहाँ पे दूसरी बात करेंगे स्वर के बाद में व्यंजन की, तो व्यंजन में हमने बात की कि टोटल 33 होते हैं। देखिए, स्वर में क्या होता है कि स्वर 2 ही होते हैं, तो दीर्घ और ऋष्व तो वो हमें याद भी हो जाते हैं। थोड़ा व्यंजन में हमें समस्या होती है। तो 5 वर्ग होते हैं व्यंजन के। अगर हम व्यंजन को देखें तो टोटल जो 33 है उनमें उनको 5 वर्गों में बांटा जाता है। 5 वर्ग कौन कौन से? पहला कै, दूसरा च, तीसरा टे वर्ग, फिर तय वर्ग और फिर तय वर्ग। तो 5 तो इनके वर्ग हो गए। अब ये आपने को इजी याद हो जाएगा कि 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो 5 वर्ग में अपने कै वर्ग हो गया भाई, कैसे लेके पै तक के जो वर्ग है ना टोटल, वो सारे के सारे हो गए। इसके साथ साथ इसे स्पर्श में स्पर्श, अंतस्थ और उष्म। अंतस्थ के अंदर हम ये
अंतस्थ में कौन कौन से आते हैं, यह, रे, ले और वे, ये तो आते हैं किसमें, अंतस्थ में आते हैं। और उसमें आते हैं से और है, ये किसमें आते हैं, उसमें आते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले कै वर्ग, तो कै वर्ग में ये पांचों आ गए, हमें यहाँ इसको ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। फिर च वर्ग हो गया, फिर टे वर्ग हो गया, फिर तय वर्ग हो गया, फिर पे वर्ग हो गया। उसके बाद में अंतस्थ, अंतस्थ को याद रखना है, अंतस्थ में ये रे ले आते हैं, ठीक है, और उसमें के अंदर से है, ये जो है वो आते हैं। और अक्षय, त्रय और ये जो है इनको क्या कहते हैं, मैंने आपको अभी हाल ही में बताया, इनको कहते हैं संयुक्ताक्षर। क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर। ये क्या है, संयुक्ताक्षर है। तो इनका यहाँ इतना कोई विशेष रोल यहाँ पे नहीं रहने वाला है। हमें विशेष तौर से अंतस्थ, उष्म और जो 5 वर्ग अपने हैं, उन 5 वर्गों को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम चलते हैं आगे। अगला देखिए, अगला अंतस्थ, जो अपन ने अभी बात कर ली, अंतस्थ में यह रे ले जो है वो अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं, याद रखनी है। उसमें के अंदर जो है वो से और है जो है वो आते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा, और संयुक्ताक्षर की हमने बात करी कि अक्षय, त्रय और गे जो है वो संयुक्ताक्षर होते हैं। अक्षय किससे बनता है, कै और से के योग से बनता है। इसी तरह त्रय किससे बनता है, तय और रे के योग से बनता है। और गे किससे बनता है, जय और ये के योग से बनता है। क्योंकि अगर कहीं संधि होगी, अगर हम संधि पढ़ेंगे आगे, तो उस संधि के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि अक्षय का किसी चीज से मिलन हो रहा है, तो अक्षय का नहीं हो रहा, बल्कि वो किसका हो रहा है, शय का हो रहा है। वो मिलन किसका हो रहा है, शय षटकोण वाले का हो रहा है। अगर त्रय का हो रहा है तो वो किसका हो रहा है, रे का हो रहा है। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि संयुक्ताक्षर जो है वो कौन सा किससे बनता है। एक बार फिर से देख लीजिए, क्षय जो है वो किससे बनता है, कै और से बनता है। त्रय जो किससे बनता है, तय और रे से बनता है। और गे जो है वो किससे बनता है, जय और या से बनता है, ठीक है। इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन में हमने पढ़ा कि अंतस्थ व्यंजन जो है उसके अंदर कौन से होता है, ये रे ले वे, ये रे ले वे। अच्छी तरह से याद कर लीजिए, बहुत कोई बड़ी विशेष बात नहीं है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं अपने हिंदी में। और कंप्लीट हिंदी जो ग्रामर है उसके अंदर अपने जो व्याकरण है, उस व्याकरण के अंदर पूरी तरह से इनका उपयोग होगा। और उसमें व्यंजन किसे कहते हैं, से और है को कहते हैं। तो एक तो इनका अपना बेसिक सा हो गया व्यंजन का कि 5 वर्ग हो गए, कैसे लेकर पे तक। इसके साथ साथ अंतस्थ हो गए, जो ये हमने बात की, उसमें हो गए से है जो हमने बात करी, और संयुक्ताक्षर हो गए। इसके अलावा भी इनका जो है वो अलग से वर्णन होता है, अलग से इनका वर्गीकरण होता है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि मेन जो है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंठे ध्वनि वाले वर्ग, जिनकी ध्वनि कंठ से निकलती है, जिनकी ध्वनि जो है वो कंठ से निकलती है, इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ या कोमल तालु होता है, इनको कंठे व्यंजन बोलते हैं, कंठे वर्ण बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत ए, आ और कै वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, जैसे कै, ख, ग और ड, ठीक है, ये कै वर्ग वाले। और इसके साथ साथ विसर्ग, ये सारे के सारे जो है वो क्या कहलाते हैं, कंठे कहलाते हैं। तो हमें यहाँ याद रखना है कि कंठे वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो ए, आ, इसके साथ साथ कै वर्ग और विसर्ग। इसके बाद में हम बात करेंगे ताल्य व्यंजन। ताल्य की अगर हम बात करें तो ई और ई, इसके साथ साथ जो च वर्ग है वो सारा का सारा तालव्य कहलाता है। फिर उसके अलावा ये और से, ये जो है वो क्या कहलाते हैं, तालव्य वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तालव्य वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद में मूर्धन्य। देखिए, जब हम संधि पढ़ेंगे, जो अपने व्यंजन संधि हम जब पढ़ेंगे, तो व्यंजन संधि के अंदर हमारे पास आएगा जैसे से का तालव्यकरण आएगा, इस तरह की संधि है व्यंजन संधि के अंदर आती है, से का तालव्यकरण, से का मूर्धन्यकरण। तो वहां अगर आपको ये चीजें पता नहीं है कि तालव्यकरण क्या होता है, मूर्धन्यकरण क्या होता है, तो फिर हम वहां फंसते हैं और वहां पे जो है वो अपने जो आंसर है वो गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से, एक बार आप अगर गौर से इसको देखेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएंगे। और आरएस जैसी वैकेंसी को आप फाइट करने जा रहे हैं, तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप प्रत्येक चीज को टच करें जो आपके सिलेबस से रिलेवेंट हो, ठीक है। तो अगर हम मूर्धन्य व्यंजन की बात करें तो री, इसके बाद में जो टे वर्ग है और इसके साथ में रे और से, टे वर्ग है इसके बाद में रे और से, ये हो गए मूर्धन्य। फिर दंत की बात करें तो री, ले जो है उसके साथ में री की मात्रा, री प्लस तय वर्ग का सारा साथ में ले और से पूरा, ठीक है। तो ये भी किसमें होते हैं, दंते वर्ण। तो उसके बाद में हम 5वें की बात करें तो वो होता है ओष्ठ्य, ये जो होठों से बोले जाते हैं।
तो ऊ देखिए ऊ को बोलेंगे तो अपने होठ मिलते हैं। और इसके साथ साथ जो पै वर्ग है ना, वो पै वर्ग भी सारा का सारा क्या कहलाता है, ओष्ठी व्यंजन कहलाते हैं। अब सबसे मेन चीज आपको यहाँ देखना कि जब हम विसंधि पढ़ेंगे तो उसमें अनुनासिक और निर्नुनासिक दो संधियां आएंगी। व्यंजन संधि के अंदर दो प्रकार की चीजें आएंगी, अनुनासिक और निर्नुनासिक। जो नाक से बोले जाते हैं वो अनुनासिक होते हैं, जो नाक से नहीं बोले जाते हैं वो क्या कहते हैं, निर्नुनासिक होते हैं। तो व्यंजन संधि में ये अपने को बहुत काम में आने वाला है। तो अंग, ड, न और मैं, मतलब जो पंचम वर्ण जिसको हम कह सकते हैं कि जो सभी जो वर्ग हैं उन वर्गों का जो पंचम वर्ण जो है वो क्या है, वो पंचम वर्ण अपना क्या है, नासिका। नासिका से बोला जाता है, नाक से बोला जाता है, इसलिए उसको नासिक के वर्ण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, नासिक के वर्ण कहते हैं। इसके बाद में कंठ तालव्य की अगर हम बात करें तो ए और ए है वो कंठ तालव्य है। उसके बाद में कंठोष्ठ्य की बात करेंगे, जो कंठ और होठ दोनों से बोले जाते हैं, तो ओ और औ जो है वो कंठ और होठ दोनों से बोले जाते हैं। इसके साथ में अगर हम दंतोष्ठ्य की बात करें तो वह दंत और होठ दोनों से बोला जाता है। इसके साथ अलित जीवा की बात करें तो है। तो ये इतना अपन मोस्ट नहीं मानेंगे, हमें यहाँ ध्यान रखना है तो तालव्य कौन कौन से हैं, एक मूर्धन्य कौन कौन से हैं, एक ये अपने क्या बोलते हैं नासिकी कौन कौन से हैं। तो तीन वर्ण तो आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए। कौन कौन से, तालव्य, मूर्धन्य और नासिके। तालव्य, मूर्धन्य और नासिके, इन तीन को तो आप अच्छी तरह से ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, तो ये जो तीन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं अपने लिए। अब हम आगे चलते हैं, अगले टॉपिक में आते हैं इसमें। तो अगला देखिए इसमें क्या है कि जो व्यंजन है उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाजन है, और उस विभाजन के आधार पर जो है उच्चारण स्थान उसको कहते हैं। उच्चारण के आधार पे व्यंजनों का विभाजन किया गया है। इसको 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में बांटा गया। तो ये जो है वो सबसे मोस्ट चीज है, आप इसको महत्वपूर्ण माने, इसको आप अच्छी तरह से देखें। ये नोट्स जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहां से भी आप इनको अच्छी तरह से एक बार प्रिंट निकाल सकते हैं और अच्छी तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले है स्पर्शी। स्पर्शी व्यंजन वो होते हैं जब ये फेफड़ों से निकलने वाली जो वायु होती है, बोलते समय हम जब फेफड़ों से जो वायु निकलती है वो वाग यंत्र के किसी अवयव को छूती हुई निकलती है, मतलब स्पर्श करती हुई निकलती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इसको याद रखना है अपने को, परिभाषा याद नहीं रहे कोई जरूरत नहीं है परिभाषा की, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से वर्ण जो है वो स्पर्श है। तो कैसे लेकर ये जो पै वर्ग है, यानी जो पूरे पांचों वर्ग जो अपने बात की कि 5 वर्ग होते हैं, तो जो 5 वर्ग हैं वो सारे के सारे जो है वो क्या कहलाते हैं, अपने को स्पर्शी कहलाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इनका प्रत्येक का जो पंचम वर्ण है, जो 5वां वर्ण है वो आपको छोड़ना है, क्योंकि 5वां वर्ण जो है वो क्या है, इनका नासिक्य है। यानी सभी जो 5 वर्ग हैं उन 5 वर्गों का जो 1 से लेकर चौथा, जैसे कैसे लेके घ तक, टे से लेकर ढ तक, त से लेके ध तक और पै से लेके भ तक, तो ये जो सारे की सारी चीजें ना, ये तो है किसमें है, अपने स्पर्शी है। लेकिन इनका जो पंचम वर्ण होता है ना, वो क्या कहलाता है, नासिकी कहलाता है, तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। फिर दूसरा है संघर्षी, कि जब हम बोलते हैं तो हवा जब उच्चारण करते हैं तो हवा के जो अवयव जो होते हैं ना हमारे शरीर के कंठ के, तो उनमें इतनी निकटता आ जाती है कि जो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उनको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे परिभाषा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, आपको याद रखना है कि संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं। तो देखिए स और है, चारों तो ये हो गए, स और है, चारों तो ये हो गया। इसके साथ ख, ज और फ। देखिए ख, ज और फ जो है वो क्या है, वो स्पर्शी भी है और स्पर्शी के साथ साथ वो क्या है, संघर्षी भी है, दोनों है, ख, ज और फ। एक तो आपको याद रखना है स और है, ये क्या है, संघर्षी। इसके साथ साथ ख, ज और फ, ख, ज, फ, ये क्या है, संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, अब उसके बाद देखो अपने ऊपर बढ़ा के स्पर्श होता है और फिर नीचे बढ़ा के इतना स्पर्श हो जाता है कि अवयव में संघर्ष हो जाता है। और तीसरा इनका एक मिश्रण आ जाता है जिसको कहते हैं स्पर्श संघर्षी, कि संघर्ष किसी स्थिति में हो जाती है और साथ ही साथ उसमें आपस में स्पर्श भी होता है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऐसे व्यंजन हो तो स्पर्श संघर्षी कहलाता है। तो च, छ, ज और छ, जो च वर्ण है
वो च वर्ण सारा का सारा, पांचवा छोड़ दो, वो क्या कहलाता है, स्पर्श संघर्षी कहलाता है। पांचवा वर्ण छोड़ दो इसका, च, छ और ज और झ, ये क्या कहलाता है, स्पर्श संघर्षी कहलाता है। तो हमने 8 की बात कर रहे हैं हम, तो 8 में पहला स्पर्शी, दूसरा संघर्षी, तीसरा स्पर्श संघर्षी। ठीक है, कैसे लेकर पै तक के सारे स्पर्शी कहलाते हैं, सिर्फ 5वां वर्ण नहीं कहलाएगा क्योंकि वो नासिक्य कहलाता है। फिर संघर्षी की अगर हम बात करें तो स है इसके अंतर्गत आता है, इसके अलावा ख, ज और फ भी इसके अंतर्गत आता है। अगर स्पर्श संघर्षी की हम बात करें तो च, छ, ज और झ इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट में हम चलते हैं अगला, जैसा कि आपने बात करी कि नासिक्य है भी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि व्यंजन संधि में बहुत उपयोग होगा इसका, कि इसको बोलते समय जो हवा है जो उसको कहां से निकलती है, नाक से निकलती है। तो डे, या, णे, ने, में, ये जो पंचम वर्ण जिसको मैंने अभी स्टार्ट में क्या बताया था आपको, कि जो पंचम वर्ण है वो क्या कहलाता है, पंचम वर्ण नासिक्य कहलाता है। तो आप इसको ध्यान रखें। छठे हम बात करें तो वो कहलाता है पार्श्विक। तो जिसके उच्चारण में जीवा का जो अगला भाग है वो मसूड़े को छूता है, वो क्या कहलाता है, पार्श्विक कहलाता है। और इसके अंतर्गत एक ही आता है, ये ध्यान रखें। छठा जो पांचवा जो अपना है वो है पार्श्विक। तो पार्श्विक में क्या होता है कि जब हम बोलते हैं तो जो जीव है उसका जो भाग है ना अगला, वो किसको छूता है, मसूड़े को छूता है। और इसमें एक ही वर्ण आता है ले। देखिए आप ले बोलोगे तो आपको ये लगेगा कि आपका जो जीभ का जो भाग है वो मसूड़े को, दांतों के मसूड़े के टच होता है। तो ले जो है वो क्या कहलाता है, पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में प्रकंपित में क्या होता है कि जब हम बोलते हैं तो जीभ जो है वो 2-3 बार कंपन होता है, 2-3 बार कंपन होता है। तो इस तरह का एक ही आता है जिसको बोलते हैं रे। ले तो देखिए क्या है, पार्श्विक, और रे क्या है, प्रकंपित। ले तो है पार्श्विक और रे क्या है, प्रकंपित है। तो याद रखें। उसके बाद में उत्क्षिप्त होता है फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। तो कुछ शब्द ऐसे लगता है जैसे फेंके हुए हो, झटके से अपनी जीभ नीचे गिरती है, उसमें जीभ की जो नोक होती है वो झटके से क्या होती है, नीचे गिरती है। तो उसको कहते हैं उत्क्षिप्त कहते हैं। तो इसके अंतर्गत 2 ध्वनियां आती है, डे और ढे। डे और ढे जो 2 ध्वनियां हैं वो क्या कहलाती है, उत्क्षिप्त कहलाती है, फेंकी हुई तरफ से। और फिर अब 8वां है अपना संघर्षी, जिसमें किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होता। ये 2 होती है, ये और वह, ये और वह, और इनको बिल्कुल कोई जोर नहीं आता, संघर्षहीन होती है। तो इसलिए इनको अर्धस्वर भी कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। तो एक बार फिर से हम देखें कि नासिक्य के अंतर्गत है ना वो क्या आएंगे, अंतिम जो पंचम वर्ण है वो आते हैं। तो रे, ण्या, णे, ने और में ये आते हैं। पार्श्विक के अंदर हम बात करें तो ले आता है, प्रकंपित के अंदर हम बात करें तो रे आता है, उत्क्षिप्त के अंदर डे और ढे आता है, और संघर्षहीन की अगर हम बात करें तो ये और वे आता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो व्यंजन के 8 प्रकार होते हैं उच्चारण स्थान के अनुसार, व्यंजन के 8 प्रकार होते हैं उच्चारण स्थान के अनुसार, उन 8 प्रकारों को आप अच्छी तरह से एक बार देख लें, क्योंकि संधि के अंदर, आगे शब्द शुद्धि के अंदर और आगे पूरी व्याकरण के अंदर जो है इनकी बहुत आवश्यकता होने वाली है। हालांकि प्री के अपना जो मेंस का जो सिलेबस है उसमें डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, डायरेक्ट संधि से स्टार्ट होता है, लेकिन इनके बिना संधि अधूरी है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट में हम चलते हैं कि स्वर तंत्रियों के जो कंपन होता है उसके अनुसार जो व्यंजन है उनके 2 और प्रकार माने जाते हैं। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजनों के 2 और प्रकार माने जाते हैं, एक घोष और दूसरा अघोष। एक घोष व्यंजन और दूसरा अघोष व्यंजन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप व्यंजन संधि पढ़ोगे, जब आप व्यंजन संधि पढ़ोगे तो व्यंजन संधि में सबसे पहले संधि ही घोष संधि और अघोष संधि है। ठीक है, व्यंजन घोष संधि और व्यंजन अघोष संधि। ठीक है, अगर वहां आपको ये पता नहीं है कि कौन सा घोष वर्ण है कौन सा अघोष वर्ण है, तो फिर आप भले उदाहरण का रट्टा मार सकते हैं, बाकी कोई तरीका नहीं है। रट्टा मारना आसान है, लेकिन फिर आप उदाहरण को अगर इसके अनुसार समझेंगे, नियम के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे, तो कोई भी चीज आपकी गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि घोष व्यंजन कौन से होते हैं और अघोष व्यंजन कौन से होते हैं। बिल्कुल सीधा सा तरीका है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने से पूज्य स्वर तंत्र में कंपन होता है वो क्या कहलाते हैं, घोष वर्ण कहलाते हैं। परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, आपको परिभाषा याद रखने की जरूरत नहीं है। आप याद रखिए अंतिम 3 वर्ण, जो सभी वर्ग हैं कैसे लेकर मैं तक, उनके अंतिम 3 वर्ण और इसके साथ साथ ये, रे, ले, वे और है, ये क्या कहलाते हैं, घोष कहलाते हैं। इसके साथ साथ सभी स्वर जो है वो भी किस में आते हैं, घोष में आते हैं। 3 चीजें याद रखनी है
कि सभी कैसे लेकर मैं तक के जो वर्ण है वो सारे के सारे वर्णों के तीसरा चौथा, सारे के सारे जो वर्ण है उन वर्णों के कौन कौन से तीसरा और चौथा और पांचवा, 3, 4 और 5 ये क्या कहलाते हैं? घोष कहलाते हैं। देखिए पांचवा नासिके भी कहलाता है। हर चीज 2-2, 3-3 बार आ रही है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये लवे है, देखिए स के साथ है होता है, वो अलग चला गया है, यहाँ पे है, यहाँ आ गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ सारे जो स्वर याद रखना है, 3, 4, 5 प्लस ये रे ले वे और है, और इसके बाद सारे के सारे स्वर, ये क्या कहलाते हैं? घोष कहलाते हैं। इसके अलावा जो बच गए वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वो सारे के सारे अघोष कहलाते हैं। तो घोष वर्ण जो है उनकी संख्या कितनी होगी? 30 है। ये संख्या याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम अघोष की बात करें तो देखिए 3, 4, 5 यहाँ आ गए, तो यहाँ क्या बच गए? 1 और 2। यहाँ क्या बच गए? 1 और 2। इसके साथ साथ ये रे लवे तो उधर सारे चले गए, है आया यहाँ पे, तो से और बच गया, तो से, ठीक है, से और से। तो याद रखना है आपको कि सभी वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन, इसके साथ साथ से और से, ये क्या कहलाते हैं? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। फिर मैं बता देता हूँ कि घोष के अंतर्गत क्या होता है? तीसरा, चौथा और पांचवा, इसके साथ साथ यह रेलव है, और उसके सारे स्वर, टोटल संख्या होगी 30। और बाकी जो बच गए वो सारे के सारे 13 जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो अघोष के अंतर्गत आते हैं। तो व्यंजन संधि के अंदर जो है वो आपको बहुत ही जरूरत पड़ने वाली है इस चीज की। तो साथियों ये था एक बेसिक जिसकी हमने बात करी कि आपको व्याकरण पढ़ने के लिए पहले किस चीज की जरूरत है, उस बेसिक की आज हमने बात करी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जो है वो अब डेली एक टॉपिक लेके आगे बढ़ेंगे, और हिंदी के जो पोर्शन है 4th पेपर का, जिसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, उस 4th पेपर के हिंदी के पोर्शन को हम जो है वो कंप्लीट डिस्कस यहाँ पे करेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि उसके बाद में जब हमारा एक टॉपिक हो जाएगा, उस टॉपिक के बाद में हम जो है वो प्रैक्टिस सेट के रूप में भी हम इसमें कुछ इनोवेशन करें। तो आपसे निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।